स्वागत है दोस्तों आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 193 ऑफ टीडीएस। ठीक है, इसके पहले भी हमने कुछ सेक्शन कवर किए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टीडीएस की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप पिछले सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हो। अब सेक्शन 193 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 193 हमारा एप्लीकेबल होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर। जब भी हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा होगा सिक्योरिटीज पे, तो जो पर्सन हमको पे कर रहा होगा वो सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट, वो यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करेगा अंडर सेक्शन 193। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमको बताया गया थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में, इसके बाद पेयर पेई रेट ऑफ टीडीएस कितना होगा आपको, टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा। तो पेयर की अगर बात करें तो पेयर यहाँ पर कौन होगा, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब कौन कौन सी सिक्योरिटीज यहाँ पर आती है तो उनको अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर आप ये समझ लो कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अगर आपको मिल रहा है तो उस पर आपको टीडीएस आपका कट सकता है। पेई कौन होगा, किसका टीडीएस कटेगा, तो यहाँ पर कोई भी रेजिडेंट होगा उसका टीडीएस यहाँ पे कटेगा अंडर सेक्शन 193। कितने रेट पे कटेगा, 10% के रेट पे कटेगा। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा, टाइम ऑफ डिडक्शन यहाँ पर होगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यानी कि अपनी बुक्स में जो पेयर है, अपनी बुक्स में जब वो क्रेडिट कर रहा है उसके पेई के अकाउंट को, उस टाइम पे भी वो काट सकता है, या फिर जब वो एक्चुअल में पेमेंट कर रहा है उस टाइम पे भी उसको टीडीएस वो काट सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ डिडक्शन। अब इसके बाद आती है मेन चीज, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको जो इनकम मिल रही है, अगर वो उस थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करती है तभी टीडीएस एप्लीकेबल होगा, तभी आपका टीडीएस कटेगा। अगर आप उस थ्रेशोल्ड के अंदर रहते हो तो फिर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। यहां पर देखिए लिखा है ग्रेटर देन ₹10,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन 8% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 एंड 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018। तो अगर आपका ये वाला है 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, ठीक है, या फिर 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, अगर आपकी इनकम ये वाले बॉन्ड से हो रही है, आपको इन बॉन्ड से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इंटरेस्ट 10,000 को एक्सीड करता है, वो इंटरेस्ट अगर 10,000 को एक्सीड करता है तभी आपका टीडीएस यहाँ पे कटेगा। अगर मान लो 10,000 या 10,000 से कम आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा यहाँ पर ये बोल रहे हैं ग्रेटर देन 5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बाय अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड पेड और क्रेडिटेड टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ बाय एन अकाउंट पे चेक। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि ये वाला केस नहीं होता है, ठीक है, ये वाला केस नहीं होता है, दूसरा केस यहाँ पर दिया गया, अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है डिबेंचर्स पे, ठीक है, अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है डिबेंचर्स पे और ये डिबेंचर्स किसके हैं, एक ऐसी कंपनी के हैं जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड का मतलब एक तरीके से आप गवर्नमेंट कंपनी समझ सकते हो उसको, जिसमें कि गवर्नमेंट का स्टेक रहता है। तो ऐसे अगर कंपनी से आपको डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है और अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ होते हो, अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ होते हो तो उस केस में आपको जो इंटरेस्ट मिला अगर वो 5,000 को एक्सीड करेगा तभी आपका टीडीएस कटेगा। अगर 5,000 तक या उससे कम इंटरेस्ट होता है तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। इसके बाद लास्ट में यहां पर बोल रहे हैं नो थ्रेशोल्ड स्पेसिफाइड इन एनी अदर केस। अब ये दो केस आपको पता चल गया, सबसे पहला कौन सा था, 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड और 7.75% सेविंग्स बॉन्ड। अगर ये वाले होते हैं तो इसमें अगर आपकी इनकम 10,000 को एक्सीड कर रही है, इंटरेस्ट इनकम 10,000 को अगर एक्सीड कर रही है तो कटेगा। दूसरा यहां पर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है डिबेंचर्स पे फ्रॉम अ कंपनी विच इज इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड और आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ होते हो और आपका इंटरेस्ट 5,000 को एक्सीड करता है तो आपका टीडीएस कटेगा। अगर 5,000 या उससे कम होती तो फिर नहीं कटेगा। इसके अलावा कोई और केस होता है, जैसे मान लो अगर ये इंटरेस्ट मिल रहा है डिबेंचर्स पे किसी कंपनी को, किसी फर्म को, तो फिर उनका टीडीएस कटेगा, उनके में लिमिट वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। ये 5,000 वाली लिमिट कंपनी, फर्म, इन सब के लिए नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल को ये रिलीफ दिया गया कि 5,000 तक अगर उनकी इंटरेस्ट इनकम हो रही तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये हो गई हमारी बात थ्रेशोल्ड लिमिट की। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की डेफिनेशन देख लेते हैं, नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे, इसके बाद टीडीएस कब डिपॉजिट करना है पेयर को, उसके बाद रिटर्न कब फाइल करना है, तो ये सारी बातें भी अब एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 28B। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बोला इंटरेस्ट ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज for money issued by or on behalf of local authority or a company or a corporation established by the central, state or provincial government।
इनके केस में यहां पर इंटरेस्ट की बात करी गई है। नेक्स्ट इसके बाद आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। कब आपका टीडीएस का जो सेक्शन 193 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब आपको इंटरेस्ट तो मिल रहा होगा लेकिन वहां पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो कौन से ऐसे केसेस हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट यहां पर बोला है ऑन नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड। अगर आपको नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड से कोई भी तरीके का इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑन 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से तो उस पर भी आपका टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 193। थर्ड पॉइंट यहां पर बोल रहा है ऑन डिबेंचर्स इशूड बाय एनी इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी और एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे इंस्टीट्यूशन पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, अथॉरिटी जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, इनके जो भी नोटिफाइड डिबेंचर्स होंगे उन पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा होगा वो भी यहां पर उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और कौन कौन से नोटिफाई किए गवर्नमेंट ने, ये देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 54 ईसी कैपिटल गेन बॉन्ड्स इशूड बाय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एक तो ये हो गया। दूसरा यहां पर हो गया इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 54 ईसी कैपिटल गेन बॉन्ड्स इशूड बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये हो गए हमारे नोटिफाइड डिबेंचर्स और ये हो गए नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इनके जो डिबेंचर्स होंगे इन पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा होगा उस पर हमारा टीडीएस का सेक्शन 193 एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पर लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट पेबल ऑन दीज कैपिटल गेन बॉन्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी जो सिक्योरिटी है उन पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो भी हमारा सेक्शन 193 उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है। देखिए टीडीएस शैल बी एप्लीकेबल ऑन 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 और 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 इफ इंटरेस्ट पेबल एक्सीड्स ₹10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो हमने जो स्टार्टिंग में टेबल देखी थी उसमें हमने देखा था कि अगर 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड और ये 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड इन पर अगर हमारा इंटरेस्ट 10,000 को एक्सीड करता है तो फिर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। यानी कि 10,000 और 10,000 से कम अगर होगा तब टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर 10,000 को एक्सीड कर जाता है फाइनेंशियल ईयर में तो फिर आपका टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यह चीज आपको बताई गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बोल रहा है ऑन एनी डिबेंचर्स वेदर लिस्टेड और नॉट लिस्टेड issued by a company in which the public are substantially interested to a resident individual और HUF। ऐसे कोई भी डिवेंचर्स चाहे वो लिस्टेड हो किसी स्टॉक एक्सचेंज में या फिर ना लिस्टेड हो और उनको कोई ऐसी कंपनी इशू कर रही है जो जिसमें कि पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, इसका मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एक तरीके से आप गवर्नमेंट कंपनी को समझ सकते हो। ऐसी कंपनी से जो भी डिवेंचर है चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो ना लिस्टेड हो उनके भी इंटरेस्ट पे सेक्शन 193 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो तो फिर सेक्शन 193 एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहली जो कंडीशन है वो बोल रही है इंटरेस्ट शुड बी पेड बाय द कंपनी बाय एन अकाउंट पे चेक। तो अकाउंट पे चेक का यूज करके ही पेमेंट करना है, कैश में पेमेंट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है द अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट और द एग्रीगेट देयर ऑफ। एग्रीगेट देयर ऑफ का मतलब हो गया कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको इंस्टॉलमेंट में मिला है, ठीक है, आपको एक महीने में कुछ मिला फिर दूसरे तीसरे महीने में कुछ और मिला, टोटल जो आपका पूरे साल का इंटरेस्ट होगा वो यहां पर बात की जा रही है। या तो एक साथ में मिल जाए या फिर किस्तों किस्तों में करके थोड़ा थोड़ा आपको मिले, टोटल यहां पर हो जाएगा। और लाइकली टू बी पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बाय द कंपनी टू सच रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF शुड नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज। तो 5,000 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज अकाउंट पे ही चेक का यूज होना चाहिए, तभी आपका सेक्शन 193 एप्लीकेबल नहीं होगा और आपके ऊपर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर अकाउंट पे चेक का यूज नहीं होता है या फिर जो आपका इंटरेस्ट है वो 5,000 को एक्सीड कर जाता है तो फिर उस केस में आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा और आपका टीडीएस कट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है ऑन एनी सिक्योरिटीज टू LIC, GIC, सब्सिडरीज ऑफ GIC और एनी अदर इंश्योरर प्रोवाइडेड द सिक्योरिटीज आर ओन्ड बाय देम एंड दे हैव फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच सिक्योरिटीज। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि ऐसी सिक्योरिटीज जिनको LIC ओन कर रहा है, GIC या फिर कोई सब्सिडरी हो गया GIC का या फिर कोई और इंश्योरर हो गया, अगर ये सिक्योरिटीज को ओन कर रहे हैं, ठीक है, और इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, इनके इंटरेस्ट पर भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये वाली दो कंडीशन जो दी गई ये उनको पूरी करनी पड़ेगी। याद आपको क्या रखना है, याद आपको यहाँ पर बस ये बातें रखनी है, एक तो 10,000 वाली लिमिट और एक ये
5000 वाली लिमिट। इन दोनों के केस में नहीं होता तो उसके बाद फिर कोई भी थ्रेशोल्ड यहाँ पर नहीं है। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर आप चाहो तो आप इतना डिटेल में छोड़ भी सकते हो इसको। नेक्स्ट अब इसके बाद देख लेते हैं कि कब डिपॉजिट करना पड़ेगा टीडीएस को। जो पेयर ने हमारा टीडीएस काटा है वो टैक्स वो गवर्नमेंट को कब पे करेगा। तो अगर ये टैक्स डिडक्ट हुआ है बाय द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से अगर डिडक्ट हो रहा है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, विदाउट एन इनकम टैक्स चलान, बिना इनकम टैक्स चलान के अगर डिपॉजिट कर रहा है तो सेम डे पे जिस दिन उसने काटा उसी दिन उसको गवर्नमेंट को पेमेंट कर देना पड़ेगा। अगर चलान के साथ में कर रहा है तो डिपॉजिट विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड। सपोज यहाँ पर जनवरी में डिडक्शन हुआ है तो जैन के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, फेब, तो 7 फेब तक डिपॉजिट उसको कर देना है। लेकिन अगर विदाउट इनकम टैक्स चलान कर रहा है तो फिर जनवरी में जिस दिन काटा है उसी दिन उसको पेमेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के अलावा अगर अदर डिडक्टर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले याद रखिए एनी अदर मंथ। एनी अदर मंथ का मतलब कि मार्च को छोड़ के कोई और महीना, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कोई भी महीना हो गया, मार्च को छोड़ के कोई भी महीना अगर उसमें डिडक्शन हो रहा है तो कब का डिपॉजिट करना है, विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। जैसे मान लीजिए कि अगर जनवरी में कटा तो 7 फेब तक, ठीक है। अगर मान लीजिए फेब में कटा तो 7 मार्च तक। अगर अप्रैल में कट रहा है तो 7 मई तक। तो मार्च को छोड़ के कोई भी और महीना है उसमें अगर डिडक्शन हो रहा है तो वो जो मंथ है उसके एंड से लेकर के जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें 7 तारीख तक 7 दिन के अंदर डिपॉजिट कर देना है। अगर हम बात करें मार्च की तो मार्च में यहाँ पर क्या होता है, 30 अप्रैल तक का टाइम दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है तो इसलिए यहाँ पर टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है। मार्च में अगर नॉर्मल हम केस देखें तो मार्च का डिपॉजिट कब होना चाहिए था, 7 अप्रैल तक होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया। गवर्नमेंट ने कहा 30 अप्रैल तक का टाइम है, आराम से इसको डिपॉजिट कर दो। तो मार्च में 30 अप्रैल तक डिपॉजिट होगा, बाकी के कोई महीने जब वो खत्म होंगे तो उससे लेकर के 7 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइलिंग। जो भी पेयर है उसने जितना भी डिडक्शन किया है उसकी वो एक स्टेटमेंट बनाता है और वो स्टेटमेंट वो गवर्नमेंट को क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करता है, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्म का यूज होगा वो होगा फॉर्म 26Q। अब देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट होता है वो क्वार्टरली फाइल होता है, तो क्वार्टर हमारा स्टार्ट कब से होगा, क्वार्टर यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है अप्रैल से, एक तो जून तक चलता है, फिर इसके बाद जुलाई से लेकर के सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, और फिर उसके बाद जनवरी से लेकर के मार्च तक। तो यहाँ पर ये देखिए क्वार्टर एंडिंग लिखा है, तो ये आपका वही अप्रैल से लेकर के अप्रैल में जून हो गया, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च। तो जो क्वार्टर एंडिंग आपका 30 जून होगा, इसकी जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है वो फाइल कब कर देनी है, 31 जुलाई तक। जिस महीने में हमारा क्वार्टर एंड हो रहा है उसका जो नेक्स्ट मंथ होगा उसकी लास्ट डेट, जिस मंथ में हमारा क्वार्टर एंड हुआ है उसके नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट। यानी कि 30 जून को खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट मंथ कौन सा है, जुलाई, और उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई। सितंबर में खत्म हो रहा है तो अक्टूबर, 31 अक्टूबर। दिसंबर में खत्म हो रहा है तो 31 जनवरी। लास्ट वाले केस में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो 31 मार्च को जो एंड होगा हमारा क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च वाला, इसको यहाँ पर इन्होंने 2 महीना दिया है। अगर आप नॉर्मल के हिसाब से जाते हो तो यहाँ पर अप्रैल में सबमिट होना चाहिए था, लेकिन कब हो रहा है, 31 मई तक हो रहा है। तो लास्ट वाले में यहाँ पर 2 महीने का टाइम दे दिया, बाकी सब में 1-1 महीने का है। तो जून में खत्म हुआ, जुलाई में डिपॉजिट, सितंबर में खत्म हुआ, अक्टूबर में डिपॉजिट, दिसंबर में खत्म हुआ, जनवरी में डिपॉजिट, मार्च में खत्म होगा तो मई में डिपॉजिट, ठीक है। मतलब डिपॉजिट नहीं, स्टेटमेंट फाइलिंग, सॉरी, स्टेटमेंट यहाँ पर फाइल होगी। डिपॉजिट तो वो हम लोगों ने 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ वाला वो देख लिया था। इसके बाद यहाँ पर आता है लास्ट, फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस। जो पेई का टीडीएस यहाँ पर कटा है, जिस भी पर्सन का टीडीएस यहाँ पर कटा, जैसे मान लीजिए मेरा कटा, आपका कटा टीडीएस, तो हम लोगों को सर्टिफिकेट भी वो देगा टीडीएस का, ताकि बाद में जब हम लोग अपने टैक्स का पेमेंट कर रहे होंगे तो वहां पर हम लोग उसका डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म 16A में हमको प्रोवाइड किया जाएगा सर्टिफिकेट विद इन 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट। अगर हमारा जो टीडीएस है वो इस क्वार्टर में पे वो हुआ है, डिडक्ट हुआ है, तो इसकी जो ड्यू डेट है वो कौन सी है, 31 जुलाई। तो 31 जुलाई के एंड होने के बाद यहाँ पर 15 डेज, विद इन 15 डेज हमको टीडीएस सर्टिफिकेट पेयर प्रोवाइड करके देगा। यानी कि क्या हो गया, 15 जुलाई अगस्त, 15 अगस्त तक, ठीक है, 15 अगस्त तक हमको यहाँ पर टीडीएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा फ्रॉम दी पेयर। तो ये बात हो गई हमारे टीडीएस सर्टिफिकेट की।
तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन 193। कहीं पर किसी पॉइंट में अगर आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।